मैं उतने नंबर नहीं ला पा रहा हूँ जितने नंबर मुझे लाना चाहिए। क्या मेरा सिलेक्शन होगा? मैं 140 क्वेश्चन में 80 कर पा रहा हूँ। करंट अफेयर्स हमने देखा लोगों के पास रजिस्टर भर गए करंट अफेयर्स से लिखते-लिखते। नहीं, जो बुक लाओ करंट अफेयर्स के कभी नोट्स ना बनाओ। मैंने थ्रू आउट मेरी होल लाइफ में कभी भी कोई कोचिंग नहीं की। उन्होंने ये किताब पढ़ी, उनका सिलेक्शन इस बुक से हो गया। हो सकता है वो किताब आपको ना समझ में आ रही हो। तो जो नए लोग हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए कि मुझे ज़्यादा नंबर कहाँ से मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विवांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम लखनऊ में, जहां पर हमारे साथ अभी रितेश कुमार सर हैं, जिनका यूपी पीसीएस आरओ 2021 की परीक्षा में 26 रैंक के साथ एआरओ की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है। तो आज के इस वीडियो में सर की जर्नी के बारे में जानेंगे, साथ साथ इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की, किस तरीके से इनकी पूरी जर्नी रही, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ साथ अभी आप लोग की परीक्षा भी बहुत नज़दीक आ रही है आरओ की, तो उसके विषय में भी चर्चा करने वाले हैं कि आगे की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलते रहे। सर, हमारे व्यूअर्स और हमारी तरफ से आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। नमस्ते। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपके इस जर्नी की शुरुआत के कब से हुई, कि मतलब आप इस कंपटीशन वाली फील्ड में कब से आए? अगर कंपटीशन की बात की जाए तो स्टार्टिंग इंटरमीडिएट 2013 में पास करने के बाद मेरा रुख था कि मैं डिफेंस में ऑफिसर बनूं। तो इस वजह से उसी समय से एनडीए टीईएस स्टेट प्लस एंट्री स्कीम उसके लिए मैं एसएसबी इंटरव्यू देता रहा और वहीं से मैंने स्टार्ट की। केवल डिफेंस ही देता था, केवल डिफेंस में, क्योंकि मेरे पापा एयरफोर्स में जूनियर वारंट ऑफिसर थे। तो उनका ये था कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूं। तो उसी के थ्रू मैंने एनडीए, सीडीएस, एएफ कैट और डायरेक्ट एंट्री स्कीम से कम करीब मेरे पास 11 से 12 बार इंटरव्यू कॉल आया। तो 7-8 बार मैं अपीयर किया और कई स्टेज से, अलग अलग स्टेज से मैं बाहर होता रहा, मगर फाइनली मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। फिर मैं तब तक एज 18-19 पार कर गई थी। उस एज में सबसे पहले एक फॉर्म आया था यूपी पुलिस का, क्योंकि मेरी बहन यूपी पुलिस में ही है। तो उसको देखते हुए मैंने कहा कि चलिए यूपी पुलिस ही दे देते हैं। मेरा निकल गया था उस समय, फिर यूपी पुलिस ज्वाइन भी किया। फिर इसके बाद जॉब में रहते ही मैंने आगे भी प्रिपरेशन शुरू की कि अभी यूपी पुलिस में से केवल रहना और जॉब करना 2000 ग्रेड पे की नौकरी थी, तो हमें लगता था और ऊपर हम जा सकते हैं, क्योंकि अच्छा तैयारी थी हमारी, कंपटीशन लेवल या एजुकेशनल बैकग्राउंड में भी अच्छा तैयारी कर रहे थे। तो मैं लगता था इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। फिर मैं हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आया, हाई कोर्ट ग्रुप सी एन वगैरह का, स्टेनोग्राफर का, तो वो एग्ज़ाम दिया और मेरा क्वालिफाई हुआ। 2019 में मैं ज्वाइन किया उसको, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं रहा, पीए जे दोनों पदों पर रहा, और 2019 से लगातार 2023 तक मैं वहीं पर रहा। उसी बीच ये तैयारी मैंने की जॉब पे रहते हुए। अच्छा, आर ओ की, क्योंकि मैंने यूपी पीसीएस का कोई फॉर्म आज तक नहीं डाला था। मैं वनडेयर्स की तैयारी कर रहा था, जैसे सीजीएल होगा, आरआरबी, एनटीपीसी वगैरह, क्योंकि आप जॉब में रहते हुए बहुत समय आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 10 से 6, 10 से 5 आप ड्यूटी करके आएंगे और फिर आपके पास टाइम क्या बचेगा? केवल रात का। तो रात के समय या तो आप आराम करिए, रिलैक्स करिए, या फिर पढ़ाई करिए। तो उसमें हमें 4-5 घंटे ही मिल पाता था। तो 4-5 घंटे में पीसीएस या आईएएस या लोअर इनकी तैयारी करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती थी उस समय। तो फिर भी अगर आप रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो हम ये क्या करते थे कि थोड़ा बहुत आराम किया, फिर इसके बाद रात भर पढ़ाई करते थे। हो जाता था कभी कभी 3 बज जाता था। मैं 9 बजे बैठा और 3 बज गया मुझको। अब लगता था कि अब सो जाओ, नहीं तो सुबह ड्यूटी करने जाना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगी वहाँ पे। तो ऐसे ही मेरी तैयारी लगातार मैं उन 4 सालों में किया, और ये मेरा आरओ को पहले ही अटेम्प्ट था। बाकी ओवरऑल अगर पूरी तैयारी की बात करें, तो जब आपने शुरुआत से कंपटीशन की फील्ड की तैयारी करना स्टार्ट किया, तो कहीं कोचिंग ज्वाइन किए थे, या फिर जब आरओ की तैयारी आपने स्टार्ट की थी तो कहीं गाइडेंस वगैरह कुछ लिया था कि नहीं? मेरा, आप मानेंगे नहीं कि मैंने थ्रू आउट मेरी होल लाइफ में कभी भी कोई कोचिंग नहीं की। यहाँ तक कि ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं किताबों पे ज़्यादा ध्यान देता था। मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। आप जाएंगे मेरे स्टडी रूम में, देखेंगे 200-300 किताबें रखी होंगी। मैं जाता था मार्केट कभी जहाँ पे किताबें मिलती थी, तो वहाँ घंटों बिताता था। एक किताब को 10 मिनट तक, 15 मिनट तक देखता रहता था, क्योंकि आप
अगर कहते हैं कि उन्होंने ये किताब पढ़ी, उनका सिलेक्शन इस बुक से हो गया, हो सकता है वो किताब आपको ना समझ में आ रही हो, क्योंकि आपके पढ़ने के तरीके अलग हैं। तो मेरे पढ़ने का तरीका अलग है, मैं जो किताब देख रहा हूँ कि हो सकता है मुझे वो ज़्यादा समझ में आ रही है। तो आप देखिए अपनी स्ट्रेटेजी या अपनी क्षमता के हिसाब से कि आपको कौन सी बुक समझ में आ रही है। ये नहीं कि किसी ने कह दिया कि वो बुक पढ़िए, बहुत ही अच्छी है। मैंने जैसे बड़ी बड़ी नामी गिरामी किताबें, जैसे हो सकता है जैसे लक्ष्मीकांत लोग पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, कभी थ्योरेटिकल बुक नहीं पढ़ी। मेरी स्ट्रेटेजी थी प्रीवियस ईयर। आप प्रीवियस ईयर चाहे आईएएस हो, स्टेट पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, आरओएआरओ हो, तो इनके पूरे पेपर्स जब तक आज तक बने हैं, जैसे हिस्ट्री है, मैं सबकी हिस्ट्री देखता था, इतने सब के आईएएस वगैरह की आज तक क्या क्वेश्चन पूछे गए हिस्ट्री पे, उन्हीं के बेस पे मैं तैयारी करता था, उन्हीं से नोट्स बनाता था, क्योंकि ये चीज़ जल्दी हो जाती थी। आप थ्योरेटिकल बुक लेके बैठेंगे तो हफ्तों एक ही नहीं खत्म होगी। तो हमें ये बेस बनाना है प्रीवियस ईयर पे कि आज तक यूपी पीसीएस ने किस ट्रेंड में पूछा है। मुझसे आप क्वेश्चन पूछ लेंगे, मैं बता दूंगा कि 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आज तक बना ही नहीं, आज तक पूछा नहीं गया है। तो आपको पता चल जाता है कि यूपी पीसीएस या आयोग या कोई है वो किस क्षमता तक क्वेश्चन पूछ सकता है। इस क्षमता तक पूछे गए हैं और इस क्षमता तक नहीं पूछे गए हैं। कि मान लीजिए कोई कह देगा आज एग्जाम में आ गया कि उनके महाराणा प्रताप के भाले का वजन कितना था, तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी यूपी पीसीएस नहीं पूछता। कितना लंबा कितना छोटा ये कुछ नहीं, वो एक बहुत ही चरणबद्ध और तरीके से पूछे जाते हैं। तो उसके हिसाब से उसके ट्रेंड को समझते हुए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा सर, बहुत सारे छात्रों का यही, जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे छात्र अवॉइड करते हैं, कहते हैं कि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया, हो सकता है अगली बार ये क्वेश्चन आए, तो हमें नए क्वेश्चन पढ़ते ही रहना चाहिए ताकि वहाँ से हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाए। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही नहीं रटना है, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की गहराई को देखना है, कितनी डीपली वो पूछ रहे हो क्वेश्चन को। अगर जनसंख्या से क्वेश्चन आ रहा है या फिर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है, तो हिस्ट्री में कितने डीप जा रहा है, आप एंशिएंट हिस्ट्री में कितना डीप जा रहे हैं, तो उससे आप क्वेश्चन के लेवल को समझ सकते हैं। अगर क्वेश्चन के लेवल के बाद उसमें कुछ व्याख्या दी रहती है, तो उससे रिलेटेड मान लीजिए आपको आंसर कुछ व्याख्या दी होती है, तो हो सकता है ये जो आपकी व्याख्या दी गई उससे अलग एक क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो वहाँ पे उनको हाईलाइट करिए और उनको नोट करिए आप क्वेश्चन को, कि हो सकता है अगले टर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाएं। मेरे जो अधिकतर नोट्स बने हुए हैं वो मैंने ऐसे ही बनाए हैं कि उनको जो मुझे आता है तो वो आता है, जो नहीं आता उन पॉइंट्स में मैंने उसको एक कागज़ पे नोट करते गए हैं। क्योंकि अब कोई रजिस्टर लेके या कोई पेपर लेके हम नोट्स नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से मैं क्या करता था, कोई पेपर होता था तो पेपर में नोट कर लेता था, इसके बाद में वो अपने ऑफिस में भी ले जाता था, फोटो खींच लेता था ताकि रिवीजन वहाँ करूँगा, क्योंकि टाइम नहीं है ना रिवीजन वगैरह करने के लिए। अभी मतलब आरओ के बाद आगे की पीसीएस की तैयारी या फिर यूपीएससी की तैयारी चल रही है? देखिए, मैं यूपीएससी मेरा मूड कम है, क्योंकि ऑल इंडिया जॉब है। मैं सोचता हूँ कि अपने होम स्टेट में रहने का पसंद कर रहा हूँ, तो यूपी पीसीएस मैं करूँगा। और अगर बात करें ड्रीम जॉब की, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, क्योंकि उस लाइन में मैं ज़्यादा हूँ, मेरा नेट क्वालिफाई है और गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं अपने उस फील्ड के, तो वो फील्ड मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सोचता हूँ कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है और अच्छा ग्रेड पे भी है, और अगर नहीं हुआ तो यूपी पीसीएस, बस इससे ऊपर मैं नहीं सोच रहा हूँ अभी। सर, जैसे कि अभी के टाइम पे बात करें, दो लोग यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी करें, एक तो वो लोग होंगे जो कि काफ़ी टाइम से पीसीएस की तैयारी करते आ रहे हैं, जिनका सिलेबस वगैरह काफ़ी कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, और दूसरी कैटेगरी में वो आते हैं जो अभी नई तैयारी स्टार्ट की, मान लीजिए 1-2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, जिनका अभी पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया। तो इन दोनों मतलब कैटेगरी वाइज आप बताइए कि क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए दोनों? जो लोगों को अभी बिल्कुल नया है, जैसे आपको 2-3 महीने आपने बताया तैयारी हुए हैं, तो आप उन पार्ट्स को ध्यान दीजिए जो बहुत बड़े नहीं हैं। जैसे आप 10+2 या साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपके जो पार्ट्स जो हैं, जैसे साइंस हो गया, यूपी स्पेशल हो गया, और एक पर्यावरण हो गया, एक करंट अफेयर्स हो गया, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये चीज़ हैं ज़्यादा गेनर हैं। प्रश्न आप ज़्यादा अच्छे से हल कर सकते हैं इनके कम समय में, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा लेंगे, ज्योग्राफी उठा लेंगे, इकोनॉमिक्स, ये 3 बहुत बड़े चैप्टर्स हैं। इसमें आप ज़्यादा समय दे देंगे, और मैं बता रहा हूँ कि इनसे ज़्यादा क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं, और उस पार्ट में आप देख लीजिए कम से कम 100+ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप वो उसमें थोड़ा सिलेबस है, तो आप वो देख सकते हैं जल्दी। अगर आप वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो वो पार्ट है पॉलिटी से लेके जो लास्ट वाले हैं आपके पर्यावरण वगैरह, करंट अफेयर
अफेयर्स वगैरह, तो आपके अगर वो तैयार हो जाते हैं तो आप 100+ क्वेश्चन पे ऑलरेडी पहुंच जाते हैं, फिर आप इनको ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि आप ये बड़े चैप्टर ही उठा लिए तो आप इन्हीं 2-3 चैप्टरों में ही सिमट के रह जाएंगे, और जो वो पार्ट हल्के पार्ट है उनको भी आप ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो पुराने लोग हैं उनके पास काफ़ी अच्छा समय है, तो आप वो लोग क्या करें कि जैसे जो पढ़ चुके हैं तो अब उनमें से जो आपके नोट्स बने हैं उनको आप रिवाइज कर लीजिए, और आप देखिए टेस्ट पेपर वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, देखिए कि हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। क्योंकि नए वालों में से अगर वो टेस्ट पेपर ज्वाइन करेंगे उनके नंबर नहीं आएंगे तो वो थोड़ा सा उनको क्या होगा कि लगेगा कि हाँ मेरे नंबर कम आ रहे हैं, और यहीं से उनकी शुरुआत हो जाएगी, टेंशन वो लेना शुरू कर देंगे कि मैं उतने नंबर नहीं ला पा रहा हूँ जितने नंबर मुझे लाना चाहिए, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, मैं 140 क्वेश्चन में 80 कर पा रहा हूँ। क्योंकि अभी तुम नहीं कर पा रहे हो तो अपने आप को डेवलप करो अभी, अब जितना डेवलप करोगे उतना अरे वो जिस दिन पेपर आ जाएगा तो उस दिन पेपर क्या पता तुम टेस्ट पेपर में कम नंबर ला पा रहे हो, उस दिन ज़्यादा नंबर ले आओ, और या यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हो वहाँ पे कम ला पा, तो अपनी क्षमता पहले बढ़ाओ कि क्षमता, और फिर इसके बाद वहाँ पे जाके आप परफॉर्म करो। आप क्रिकेट में प्रैक्टिस बहुत करते हैं और इसके बाद प्रैक्टिस में बहुत अच्छा, क्या पता जब जिस दिन मैच हो उस दिन जाके आपका तुरंत ही 5-6 रन आ गया, 0 पे आउट हो जाए, तो क्या आप अच्छे प्लेयर नहीं हैं? मगर वो दिन आपके लिए अच्छा नहीं गया, क्योंकि आप तो इस वजह से आप प्रैक्टिस करते ही रहिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जब टेस्ट पेपर वगैरह है, मैंने कभी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की कोई। मैं सोचता कि जब तक मेरी क्षमता ही नहीं है तो मैं टेस्ट सीरीज की देखे क्या करूँगा। वो तो है जब आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी हो जाए और आपको लगे अब मैं क्या करूं, लगभग सब पढ़ गया है, तो आप उठाइए टेस्ट पेपर और पढ़िए, तब उससे आप बारीकियां, हो सकता है आप और बारीकी से उनको पकड़ें कि अब मैं हो सकता है आप टॉप 10% वाले स्टूडेंट में है कि आप टॉपरों की लिस्ट में है, कि आप वो सोच रहे हैं कि क्या नहीं है, क्या बचा। अब यहाँ पे तो बचाने की बात पड़ी है कि कम से कम पूरा पढ़ लें, कवर कर लें। तो ये अलग अलग दोनों लोगों का। अगर हम बुक्स की बात करें तो आपने इसके लिए कौन सी बुक्स प्रेफर की थी, मतलब कौन सी बुक्स आपने पढ़ी थी खासकर आर ओ एग्जाम के लिए? आर ओ में शुरुआत में तो सबकी फेवरेट घटना चक्र तो सबकी रहती है पूर्वावलोकन, मगर मेरी सबसे अच्छी थी यूथ कंपटीशन टाइम्स। यूथ कंपटीशन टाइम्स की लगभग सब किताबें, मैं कह रहा हूँ जितनी पब्लिश की होंगी उन्होंने इससे रिलेटेड यूपी पीसीएस और लोअर बीईओ, ये मैटर नहीं करता था कि बीईओ में जो क्वेश्चन पूछा गया, पूछा तो यूपी पीसीएस नहीं है ना, कल का बीईओ वाला क्वेश्चन मेरे आर ओ में पूछ लिया गया। तो वो मैंने यूथ कंपटीशन में जितनी छापते थे मैं वेट करता था कि यूथ कंपटीशन नई बुक पब्लिश कर रही है और मैं उसका लूँगा। तो यूथ कंपटीशन ने मेरी बहुत हेल्प की। और मैं ये घटना चक्र तो बेसिक है, घटना चक्र करने के बाद मैं यूथ पे ही गया था ज़्यादातर। मतलब स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह कुछ नहीं फॉलो किया था आपने? स्टैंडर्ड बुक में जैसे थ्योरेटिकल में नहीं, मैंने हिंदी पे ज़्यादा सब अधिकतर हिंदी की कम से कम 10-12 किताबें ली थी, ऐसी कोई किताब नहीं बची थी, चाहे हरदेव बाहरी हो, लूसेंट हो, आपकी आदित्य हो। और क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत छोटा है, 6 चैप्टर पढ़ने हैं, तो बस बार बार ये किताब लाए, उसमें सब देख लिया, नोट कर लिया जो क्वेश्चन नहीं आते थे। फिर इसके बाद गया मार्केट में, देखते थे कि नई बुक कौन सी आई हिंदी की, बोले ये हरदेव बाहरी बहुत अच्छी चली, ले आओ। अगले 4-5 दिन में पढ़ लिया, अब उसके नोट कर लिया कि ये नहीं आते थे, बस 6 चैप्टर में। अब दूसरी फिर निकल पड़ते थे ढूंढने के लिए कौन सी बुक है, उसको देखता था कि ये किताब, मैंने कहा इस किताब में जो है वो पिछले 2-3 किताबों का लगभग वही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो हमने कहा ऐसी कौन सी बुक होगी जिसमें एक्स्ट्रा होगा, तो फिर जाते थे लूसेंट लाए, जाके लूसेंट में हमने कहा ये एक्स्ट्रा हैं, फिर उनको नोट कर लिया, फिर गए। तो ऐसी कम से कम 10-12 किताबें हो गई थी जब मैं एग्जाम देने पहुंचा था, तो मेरे कम से कम 10-12 किताबें हिंदी की। मतलब सबसे अच्छी बुक हिंदी की कौन सी लगी थी? हिंदी में सबसे अच्छी बुक तो मुझको आदित्य लगी थी, आदित्य ही सही लगी थी। और सेकंड नंबर पे यूथ कंपटीशन टाइम्स की, जो ओवरऑल बनी थी, जो चाहे वो बीएड परीक्षा में हिंदी का क्वेश्चन पूछा होगा कहीं पे, तो सेकंड नंबर यूथ की बात करें तो हिंदी और जीएस की कितने मतलब मार्क्स आए थे आपके प्रीलिम्स की एग्जाम? प्रीलिम्स का ओवरऑल तो मेरा करीब 118 के करीब था स्कोर, क्योंकि उस समय मैंने प्री पे बहुत कम ध्यान दिया था, मेंस में अच्छा ध्यान दिया था, क्योंकि मुझे उस समय कई एग्ज़ाम दे रहा था, इस हफ्ते ये एग्ज़ाम है, उस हफ्ते वो एग्ज़ाम है, तो आर ओ का मैं उसी तैयारी के साथ दे दिया था, थोड़ा बहुत देखते हुए, तो मेरा 118 नंबर आया था। मेंस के एग्जाम में? मेंस के एग्ज़ाम में 232 था मेरा। तो जिस चीज़ से मैं डरता था कि निबंध वगैरह मैं कभी नहीं, क्योंकि वनडे से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मगर उसी में सबसे ज़्यादा नंबर थे, तो मुझको लगता है कि मैं लिख सकता हूँ अच्छा। मैं 82 मार्क्स थे मेरे 120 पे निबंध पे, तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी भाई लेखन क्षमता सही है, क्योंकि मुझे अपनी ही क्षमता नहीं पता थी कि मेरी इतनी क्षमता है। तो फिर अब लगता है कि हाँ, या इस बार RO या UP PCS अब मैं दूंगा, अब मैं निकाल सकता हूँ, तो मैं अब इस बार काफ़ी डेडिकेटेड हूँ उसके लिए।
ओके सर, हमारे व्यूअर्स अभी बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, खासकर ये अभी 2023 वाला जो एग्ज़ाम है, तो उनके लिए आपका कोई और सजेशन या सुझाव रहेगा कि मतलब और क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं पीछे? मेरा ये है कि सबसे पहले जैसे करंट अफेयर्स में आप ज़्यादा ध्यान दे देते हो। मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 4 महीने का करंट अफेयर्स आएगा। हम कह रहे हैं 99% क्वेश्चन उसी 4 महीने से आएंगे। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं कह रहा हूँ कि इसमें आर ओ पे दिसंबर और नवंबर महीना जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत ज़्यादा इसमें करंट में नहीं ध्यान देता था। मुझे पता है कि पिछले 3 महीने का ही करंट आने वाला है। मैं बहुत पुराने पेपर उठाता कि मैं ट्रेंड नहीं समझता था कि यूपी पीसीएस हरदम 90% 10 में से 9 क्वेश्चन जो करंट के होते थे वो पिछले 3-4 महीने के ही पूछ लेता था। और लोग 6 महीने 1 साल का वार्षिकांक पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आप टाइम वेस्ट करो, उससे 1 ही 2 क्वेश्चन मिलेगा जाके। और यहाँ पे ज़्यादा आपकी सघनता है क्वेश्चन पाने के लिए। तो आपके पास जैसे जो लोगों के पास लग रहा है कि मेरे पास कवर करने के लिए टाइम नहीं, आप केवल 3 महीने का करंट अफेयर पढ़िए, देखिए 10 में से 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसी में। तो आप क्यों जा रहे हो पूरे 6 महीने या 1 साल करने के लिए? तो आप देखिए ना कि दिमाग लगाइए कि आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलने वाले। जैसे एपीएस की परीक्षा 7 तारीख को होने वाली है, मैं कह रहा हूँ दिसंबर के माह के क्वेश्चन हो सकता है 1 ही क्वेश्चन आए दिसंबर में, क्योंकि आप देखिए दिसंबर में ही पेपर छपे होंगे। 7 तारीख को पेपर है, दिसंबर में पेपर उसका एग्जाम जो होने वाला है उसका पेपर प्रिंट आउट हुआ। तो जो पेपर सेटर है जो उसने बनाया, तो वो उसने दिसंबर में पेपर बनाया ना, तो उसने नवंबर से उठाना शुरू करेगा। ये नहीं कि कल क्या घटना हो गई उससे उठाया उसने। तो मुझे पता है कि नवंबर और अक्टूबर आएगा उसमें, और नवंबर अक्टूबर के आप क्वेश्चन 10 में से 8 कर लोगे, और दिसंबर का हो सकता है 1 आध आ जाए अगर अपवाद के तौर पर, और सितंबर से पहले 1 आध आ जाए। तो आप एक क्वेश्चन के पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आप यहाँ पे आप जो 7-8 क्वेश्चन जहाँ ज़्यादा मेजोरिटी है वो कर लीजिए, खत्म काम, आप दूसरे पे जाइए। तो इससे आप कम समय में आप दिमाग से आप काम ले सकते हो कि मुझे कहाँ वर्क करना है। आप वहाँ पे वर्क किए। करंट अफेयर्स हमने देखा लोगों के पास रजिस्टर भर गए करंट अफेयर से लिखते लिखते। नहीं, जो बुक लाओ करंट अफेयर्स के कभी नोट्स ना बनाओ, जो अवेलेबल है बुक आपके पास मार्केट में वो बने बनाए नोट्स हैं, उन्हीं को आप हाईलाइट कर लीजिए, उन्हीं को पॉइंट आउट कर लीजिए, लाइन खींच लीजिए, और 1 नहीं 4 ले आइए। मैं तो करंट अफेयर कई बुकें लाता था, 4-5 बुकें लाता था, इसमें से, और मैच करने लगती थी। क्या प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया वो इस पत्रिका में भी है, इस पत्रिका में भी है, वो छोड़ते जाओ। तो आपको लगे जब 4-5 पत्रिका आप ले लेंगे ना, तो आपको जो 5वीं पत्रिका होगी उसमें हो सकता है आप उसको आधे घंटे में खत्म कर दें, कि जो 4 पत्रिका में वो तो मैच ही कर गया पूरा। आप अगर 6 महीने 8 महीने का करने लगेंगे ना, तो आपको याद नहीं रहेगा और आपको सही से हर बुक को नहीं पढ़ पाएंगे। आप करिए कि 1-2 क्वेश्चन के पीछे मत भागिए। 10 में से 7 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सही कर लिए, इनफ है, पर्याप्त है आपके लिए। कि आप 140 में 140 क्वेश्चन सही नहीं करने गए हैं, तो वो आप उसी के हिसाब से तैयारी करिए कि आपको ज़्यादा कम समय में आपको ज़्यादा नंबर कहाँ से मिल सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे व्यूअर्स के लिए आपने इतनी अच्छी गाइडेंस दी। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।